आप सभी का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 इंडियन नॉलेज सिस्टम का पेपर है और इस पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। नाट्य शास्त्र और जो भारतीय हमारा नृत्य परंपरा है इसके बीच में आपको इसका वर्णन करने बोला गया है कि नाट्य शास्त्र क्या होता है और साथ ही साथ हमारे जो भारतीय नृत्य परंपरा है उसका आपको वर्णन करने बोला गया है। तो चलिए एक एक करके एक एक टॉपिक को समझते हैं। पहले तो नाट्य शास्त्र ये हमारी भारतीय जो कला है और जो संस्कृति है इसका एक अत्यंत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो है नाट्य शास्त्र, जिसकी रचना जो है महर्षि बेसिकली भारत मुनि द्वारा की मानी जाती है। यह ग्रंथ में इस ग्रंथ में बेसिकली नाटक, नृत्य और जो संगीत है ये तीनों ही जो कला है बेसिकली इनका संगम जो हमारे पास सिद्धांत है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसलिए इसे हम अपने भारतीय रंगमंच और जो नृत्य परंपरा है इसकी आधारशिला हम लोग इसे माना करते हैं या फिर कहा जाता है। नाट्य शास्त्र बेसिकली आप एक इसे कलात्मक ग्रंथ नहीं समझ सकते, बल्कि ये हमारे भारतीय समाज, धर्म और जो दर्शन से गहराई से क्या है ये जुड़ा हुआ रहता है। नाट्य शास्त्र में नृत्य और जो नाटक को बेसिकली नाट्य के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, दो एकीकृत रूप में दिखाया जाता है। मतलब इसमें नृत्य भी रहेगा, नाटक भी रहेगा, जो नाट्य के रूप में बेसिकली एकीकृत रूप में हम लोग देखते हैं। इसके अनुसार नाट्य का उद्देश्य जो है वो केवल मनोरंजन ही नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि ये आपको शिक्षा भी देता है और साथ ही साथ जो नैतिक मार्गदर्शन है वो भी प्रदान करने का कार्य करता है। यह जीवन के जो विविध भाव होते हैं और साथ ही साथ स्थिति होता है उनका ये चित्रण करने का कार्य करता है, जिससे जो दर्शक है यानी जो ऑडियंस है बेसिकली वो ज्ञान और आनंद ये दोनों ही चीज़ उनको प्राप्त हो सके। इस ग्रंथ का सबसे देखिए महत्वपूर्ण सिद्धांत यही होता है कि यहाँ पर जो रस सिद्धांत है हमारे पास, जिसके अनुसार जो कला है बेसिकली उसका उद्देश्य क्या है, मतलब उसका जो एम है बेसिकली कि जो भी दर्शक है उनके भीतर कुछ स्पेशल ऐसे भाव या रस उत्पन्न करना, जैसे श्रृंगार हो गया, वीर हो गया, करुणा हो गया, रौद्र हो गया, ये सभी रूप इन देखने मिल सकते हैं। यही सिद्धांत जो है हमारी भारतीय नृत्य परंपरा जो है उसका एक मूल आधार यहाँ बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ बताया हुआ है नाट्य शास्त्र में नृत्य को मुख्यतः क्या करते हैं हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, जिनमें पहला है नृत्य, फिर नृत्य है और तीसरा हमारे पास नाट्य है। तो आइए एक एक समझते हैं। जो नृत्य है सिर्फ वो है हमारे पास से शुद्ध नृत्य होता है, जिसमें ना केवल आपको लय और गति का प्रदर्शन होता है। ठीक है, यानी ये एक प्रकार का सबसे शुद्ध रूप है वो है नृत्य हमारे पास, इसमें लय और गति इनका एक प्रदर्शन हम आपको देखते हैं। इसके बाद होता है नृत्य हमारे पास है, जिसमें आपके जो भाव है साथ ही साथ अभिव्यक्ति है जिसे हम अभिनय भी कहते हैं, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर समावेश हमें देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास बताया गया वो है नाट्य। नाट्य में क्या है, कहानी है, पात्र है और संवाद है, इनके माध्यम से जो अभिनय मतलब एक्टिंग है वो यहाँ पर किया जाता है। तो इसके साथ ही साथ हमारे पास कह सकते हैं कि नाट्य शास्त्र में अभिनय के बेसिकली एक्टिंग के क्या है चार प्रकार जो बताए गए हैं। उनमें पहला आंगिक यानी जो शारीरिक है, दूसरा वाचिक मतलब संवाद के थ्रू, फिर है आहार मतलब वेशभूषा के थ्रू, और चौथा हमारे पास सात्विक मतलब आंतरिक जो भाव है उसके हिसाब से। ये सभी तत्व मिलकर क्या करते हैं, जो नृत्य है और जो नाटक है उसको बेसिकली पूर्णता प्रदान करने का कार्य किया जाता है इसके द्वारा। तो नाट्य शास्त्र में भी अभिनय के यानी एक्टिंग के चार पार्ट्स हमने बताए, आंगिक होता है, वाचिक है, आहार है और सात्विक है। अब हमारी भारतीय जो नृत्य परंपरा है उसका जो विकास है वो नाट्य शास्त्र की जो सिद्धांत है उसी के आधार पर इसका जो विकास है वो हुआ है। भारत में हमारे पास अनेक प्रकार के जो शास्त्रीय नृत्य शैली हैं जिनका विकसित हुआ, जैसे आपने नाम सुना भरतनाट्यम, कथक है, उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है, कथकली। इन सभी नृत्य शैलियों में जो नाट्य शास्त्र है उसके जो नियम है वो मुद्राएं हैं जिन्हें हस्त मुद्राएं कहते हैं, भाव है, लय है और साथ ही साथ ताल जो है स्पष्ट रूप से ये दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए आप भारतनाट्यम में क्या देखते हैं, जो हाथों की मुद्रा हो गया, चेहरे का भाव हो गया, इसके माध्यम से कहानी को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो नाट्य शास्त्र की परंपरा है उसी का एक विस्तार रूप है हमारे पास। भारतीय नृत्य परंपरा जो है केवल कहा जाए तो केवल कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक और साथ ही साथ ये भक्ति से भी जुड़ी हुई है हमारे पास। यानी आप सिर्फ इसे बोलिएगा कि ये केवल आपका कला है, नहीं, इसमें आपको आध्यात्मिकता रूप से और आपका जो भक्ति वो भी दिखता है यहाँ पर। प्राचीन काल में जो नृत्य मंदिरों में बेसिकली देवताओं की अवधारणा आराधना के लिए किया जाता था। नृत्य के माध्यम से कलाकार क्या करते थे, ईश्वर के प्रति जो अपने भक्ति है और साथ ही साथ जो समर्पण है उनका ईश्वर के प्रति वो यहाँ पर व्यक्त किया जाता था। इस प्रकार जो नृत्य है बेसिकली एक साधना यानी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसका भी एक रूप हमारे पास धारण कर लेता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है हमारे पास है समय के साथ जो है भारतीय नृत्य परंपरा में परिवर्तन भी आए हैं, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है बेसिकली वो आज भी हमारे पास है। नाट्य शास्त्र पर आधारित है, मतलब आप कहीं भी से परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है वो आज भी नाट्य शास्त्र हमेशा रहा है। इसके अलावा कहा जाए तो आधुनिक युग में नृत्य ने क्या किया, केवल रूप और प्रयोग यहाँ पर किए, लेकिन जो पारंपरिक जो हमारे पास तत्व है उनको बनाए रखा साथ साथ। इससे यह जो परंपरा है हमारे पास वो जीवंत और भी ज़्यादा क्या हो चुकी है, प्रासंगिक बन चुकी है।
अगला पॉइंट है हमारे पास, निष्कर्ष में कह सकते हैं कंक्लूजन में, कि नाट्य शास्त्र और जो हमारा भारतीय नृत्य परंपरा है वो एक दूसरे की क्या है, पूरक है, यानी दोनों के बिना काम नहीं चल सकता दूसरे के बिना। नाट्य शास्त्र ने नृत्य को क्या किया, सैद्धांतिक जो आधार है वो प्रदान करने का कार्य किया, जबकि नृत्य ने क्या किया, इन जो सिद्धांतों को उसमें अपने व्यवहार में अपनाया है और साथ ही साथ उससे जीवंत बनाने का कार्य किया है। यह परंपरा जो है ये भारतीय संस्कृति की जो समृद्धि है और साथ ही साथ हमारे भारत की जो विविधता है इसके रूप में ये कह सकते हैं प्रतीक है, जो आज भी कला, समाज और जो आध्यात्मिकता है उनको जोड़ने का ये कार्य कर रहा है हमारे पास। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपसे बच्चों को पूछा जाएगा, नाट्य शास्त्र से जुड़ा हुआ सवाल। तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इस सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में सवाल आपको आएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो योग विज्ञान और जो पर्यावरण चिंतन है उसकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो योग विज्ञान और जो पर्यावरण चिंतन है वो दोनों एक दूसरे से क्या गहराई से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ मनुष्य जो है, प्रकृति और साथ ही साथ जो ब्रह्मांड है उनको बेसिकली क्या करते हैं, अलग अलग इकाइयों के रूप में नहीं बल्कि एक समग्र, यानी जिसे हम होलिस्टिक कहते हैं, और जो परस्पर निर्भर तंत्र है बेसिकली दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, इस रूप में यहाँ पर देखा गया है। इसी प्रकार हमारे पास है, इसी कारण जो भारतीय चिंतन में जो योग जो है वो केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं होता बल्कि ये आपके जीवन की एक ऐसा पद्धति होता है जो व्यक्ति को समाज और प्रकृति के बीच में जो संतुलन होता है वो स्थापित करने का कार्य किया जाता है। अब इसके अलावा बताया हुआ है कि योग विज्ञान का जो सबसे कह सकते हैं आधार जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है वो जो योग सूत्र है जो पतंजलि से मिलता है, जिसके रचयिता जो है वो पतंजलि माने जाते हैं। योग का मूल अर्थ है बेसिकली जोड़ना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से जो मिलन या प्रकृति से या व्यक्ति का जो प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करना, ये कहलाता है हमारे पास योग। ठीक है, अब इसी योग के आपने अष्टांग नियम पढ़े होंगे जिनमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि, इन सभी के माध्यम से शरीर जो है अपने व्यक्ति जो अपने शरीर, मन और जो उसकी चेतना है उसको संतुलित करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर हमारे पास है कि योग विज्ञान में यम और जो नियम है बेसिकली विशेष रूप से यहाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नैतिक और जो सामाजिक आचरण है, ठीक है, उसको भी निर्धारित करने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को आपको हानि नहीं पहुंचाना है, साथ ही साथ अपरिग्रह मतलब अधिक संचय आपको नहीं करना, याद रखिएगा। जैसे सिद्धांत जो है ये धीरे धीरे क्या कर दिया, सीधे सीधे जो हमारा पर्यावरण है उसको संरक्षण से जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति इन सभी चीज़ों का क्या करता है, पालन करना चाहता है या पालन करता है, तो प्रकृति के जो विशेष संसाधन है उनका दुरुपयोग नहीं करता और साथ ही साथ जो पर्यावरण जो संतुलन है उसको बनाए रखने में हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया हुआ हमारे पास है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो पर्यावरण चिंतन है उसका आधार यह है कि प्रकृति जो है केवल सिर्फ जो भौतिक संसाधन है हमारे पास है उसका स्रोत नहीं है बल्कि ये एक जीवन और साथ ही साथ जो पवित्र सत्ता है उससे जुड़ा हुआ हमारे पास है। वेद और उपनिषद में पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु है, अग्नि है और साथ ही आकाश है, इन पंच महाभूतों को देवतुल्य माना गया बेसिकली हमारे पास। ऋग्वेद के जो कह सकते हैं यहाँ पर प्रकृति के प्रति जो विभिन्न हमारे पास तत्व है उनकी जो कह सकते हैं स्तुति है वो यहाँ पर की गई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारा जो प्राचीन भारतीय समाज है उसमें पर्यावरण के प्रति जो लोगों का श्रद्धा था या जो श्रद्धा है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी श्रद्धा यहाँ पर रखते हैं। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि भारतीय परंपरा में वसुदेव कुटुंबकम, इसमें सारी पृथ्वी जो है या सारा जो संसार है वो एक है हमारे पास है। इस सिद्धांत का भी यहाँ पर पर्यावरण जो दृष्टि है उससे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विचार मनुष्य को यह सिखाता है कि वह स्वयं को प्रकृति से बेसिकली अलग ना समझे बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है, मतलब प्रकृति का आप अलग हिस्से नहीं, आप उसी का एक अभिन्न हिस्सा है हमारे पास। इस प्रकार जो रीत है मतलब जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसका सिद्धांत यह दर्शाता है हमारे पास है कि ब्रह्मांड जो है एक निश्चित नियम और जो हमारे पास संतुलन है उस पर आधारित है हमारे पास, यानी ब्रह्मांड भी एक निश्चित नियम को फॉलो करता है और साथ ही संतुलन पर आधारित होता है और इस संतुलन को बनाए रखना यही क्या है, मानव जीवन का कर्तव्य होता है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया हुआ है कि योग और पर्यावरण जो है हमारे पास है इस चिंतन का संबंध जो है इस तथ्य में ही निहित है कि दोनों के संतुलन और जो सामंजस्य पर जोर दिया जाता है। योग जो है व्यक्ति के अंदर जो है बेसिकली संतुलन के साथ साथ प्रकृति के साथ भी संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यदि व्यक्ति जो है रोग के सिद्धांतों को यहाँ पालन करता है तो वो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, पर्यावरण जो हमारे पास पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता है वो लगातार बनते चला जाता है हमारे पास। अगला पॉइंट बताया हुआ है आज के आधुनिक युग में हमारे पास है जब पर्यावरण संकट जैसे हमारे पास प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधन जो है हमारे पास इसका जो कह सकते हैं अत्यधिक दोहन हम लोग कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के ये सिद्धांत जो बेसिकली अत्यंत प्रासंगिक हो चुके हैं हमारे पास है। योग हमें
जो नियमबद्ध शैली है, जीवन शैली, वो जीने की सलाह देता है हमारे पास है। वहीं पर जबकि पर्यावरण जो चिंतन है हमारे पास है, वो प्रकृति के साथ साथ कोई भी चीज़ का जो हमारे पास कोई एग्जिस्टेंस होता है, जिस वक्त इसको कहते हैं, उसका हमारे पास मार्ग दिखाने का कार्य करता है। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, इसमें योग विज्ञान और पर्यावरण चिंता एक समग्र क्या है, दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिससे मनुष्य हो चाहे ब्रह्मांड के बीच में हमारे पास है एक सामंजस्य स्थापित होता है। यही परंपरा हमें ये सिखाती है कि आप क्या कर सकते हैं, ये परंपरा सिखाती है कि आंतरिक शांति और जो बाहरी संतुलन है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, और साथ ही साथ इसके बिना अगर कहा जाए जो सस्टेनेबल गोल्स है आपके, वो अचीव नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बच्चों पेपर पूछ दिया जाएगा। अगला सवाल है, भारत भाव की जो अवधारणा है उसका वर्णन करने बोला गया है। भारत भाव की जो अवधारणा है वो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में उस गहरी चेतना का यहाँ व्यक्त करती है, जिससे हमारा भारत जो है केवल एक भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि ये हमारा भारत जो है सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साथ ही साथ नैतिक एकता के रूप में आप इसे अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर यही भावना जो है व्यक्ति के भीतर जो है देश के प्रति देखिए जो उसकी आत्मीयता है, गौरव है, उसका जो कर्तव्य बोध है और साथ ही साथ जो समर्पण है, ये व्यक्ति के अंदर के भाव को जगाती है। भारत भाव का अर्थ है कि भारत सिर्फ एक भूमि नहीं है, बल्कि ये ममता का और जीवन जो चेतना है बेसिकली उसका रूप में यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। अगला पॉइंट बताया हुआ हमारे पास है कि भारतीय परंपरा में यह भावना प्राचीन काल से विद्यमान हो रही है या है हमारे पास है कि वेद, उपनिषद और पुराणों में भारत भूमि के प्रति जो श्रद्धा है और जो सम्मान का वर्णन है ये हमें मिलता है। ऋग्वेद में बेसिकली हमारे पास प्रकृति और भूमि को हम लोग क्या मानते हैं, पूजनीय माना गया है, जो इस बात का दर्शाता है कि भारतीय समाज जो है अपने परिवेश के साथ गहरे जो भावनात्मक संबंध है उनमें से एक था। वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत जो है हमारे पास है वो भारत भाव की जो व्यापकता है उसको दर्शाता है, जिससे पूरे विश्व को एक परिवार माना गया है। अर्थात भारत भाव जो है वो संकीर्ण एक राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि विश्व बंधुत्व की जो भावना है उससे जुड़ा हुआ हमारे पास है। भारत भाव का एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि सांस्कृतिक एकता में क्या है, विविधता है। भारत में भाषाएं अलग अलग है, रीति रिवाज अलग है और जो परंपरा है उनकी जो अपार विविधता है, फिर भी एक गहरी जो हमारे पे एकता का भाव है वो विद्यमान देखा गया है। यह एकता जो है बेसिकली किसी भी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि आपके जो साझा सांस्कृतिक मूल्य है, जैसे सहिष्णुता हो गया, सामनव्य हो गया और आधुनिकता, ये सभी चीज़ें उत्पन्न होने का कार्य करता है। इसलिए भारत भाव जो हमारे पास है वो विभिन्नता को स्वीकार करते हुए किसी भी अगर कहा जाए या एक साझा जो पहचान है वो बनाने का कार्य करता है, निर्माण करता है। यह अवधारणा जो है केवल भावनात्मक ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ नैतिक भी होती है और कर्तव्य परक भी होती है हमारे पास। भारत भाव व्यक्ति को यह प्रेरणा देता है या भरोसा देता है कि वो समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए वो कार्य करे, जिससे देश के जो नागरिक है बेसिक नागरिक के रूप में अपने जो दायित्व है वो उसको ईमानदारी से, सेवा से और सहयोग से इन सभी चीज़ों का पालन करना शामिल होता है। इस प्रकार अगर कहा जाए तो राष्ट्रभक्ति यानी जो देशभक्ति भी कह सकते हैं, ये सीमित तक नहीं है हमारे पास है, बल्कि ये जो है राष्ट्र निर्माण के जो सक्रिय भागीदारी है उसका आवेदन किया जाता है हमारे पास है। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत भाव ने एक शक्तिशाली जो प्रेरणा उसका कार्य किया। अनेक नेता और आंदोलन ने इस भावना को जागृत करके लोगों में एकजुट किया। महात्मा गांधी जी ने भारत को एक नैतिक साथ ही साथ कहा जाए आध्यात्मिक जो राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया, जहां सत्य और जो अहिंसा है उसके माध्यम से जो स्वतंत्रता प्राप्ति उसकी की जा सकती है। इस प्रकार जो अन्य राष्ट्रवादी हमारे विचारक हैं उन सभी ने बेसिकली हमारे भारत भाव की जो जन चेतना है उसको जलाने बेसिकली जगाने का आधार बनाया। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि भारत भाव का एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि वो प्रकृति और जो भी हमारे पास भूमि के प्रति सम्मान है। भारतीय परंपरा में नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे वन हो, इन सभी को पवित्र माना गया। यह दृष्टिकोण पर्यावरण संतुलन और जो सतत पोषणीय विकास है उनकी भावना से भी हमारे पास है प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार भारत भाव जो बेसिकली हमारे पास केवल मानव समाज सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण दृष्टि से अगर आप देखा जाए तो वो जिम्मेदारी का बोध कराता है। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है कि आधुनिक समय में जो भारत भाव की प्रासंगिकता है और भी बढ़ चुकी है हमारे पास है। वैश्वीकरण और भौतिकवाद के दौर में कहा जाए तो यह अवधारणा जो है अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें उससे जुड़ती है और जो सामाजिक एकता है उसकी जड़ को कमजोर करती है। साथ ही साथ हमें एक ये जिम्मेदार नागरिक जो बनने और साथ ही साथ इसके राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है हमारे पास है। फिर निष्कर्ष के बारे में बात करें तो भारत भाव जो है एक समग्र हमारे पास और साथ ही साथ जो जीवंत अवधारणा है वो है जो देश प्रेम, सांस्कृतिक एकता और जो नैतिक कर्तव्य है इन और बंधुत्व इन सभी को एक साथ समाहित करने का कार्य करता है। यह केवल एक भावना ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत जो दृष्टि है वो है जो हम अपने राष्ट्र और मानवता के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो यहाँ दर्शाया गया। तो ये था आपसे बच्चों का इंडियन नॉलेज सिस्टम का सेमेस्टर 1 का
क्वेश्चन पेपर या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो आपसे बच्चों पेपर पूछा जाएगा। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बेस्ट विद आप सभी बच्चों को, मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।